गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आप लोगों ने कल जेई का नोटिफिकेशन देखा होगा। यस सर। सर वो Yes. विड्रॉ हो गया बट विड्रॉ हो गया? यस सर यस सर। ये विड्रॉ कब हुआ? Yes. कल ही हो ये गया था हुआ रात को। था। The कल official रात date को हो था। गया था सर। ओके, चलो फिर तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। चलो फिर देखते हैं कब क्या आता है ना, आगे देखेंगे। तो हम लोग फिर डिस्कशन करते हैं जो एरिया का हमने डिस्कशन प्लान किया होता। तो बताइए इसमें क्या डाउट्स हैं। रिवीजन पैकेज एरिया सेगमेंट एक्सरसाइज 1 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? है कोई डाउट फर्स्ट 5 में? नो सर। 10 तक, 15 तक, सर 7th में एक चीज पूछनी थी। 7th में? हाँ जी बोलिए। सर ये जो ग्राफ होगा ये चारों क्वाड्रेंट में आएगा? मुझे लग रहा था कि सिर्फ 2 में ही रहेगा। चारों में ही आएगा, सारे के सारे सिमेट्रिक हैं। एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हो तब भी यही इक्वेशन बनेगी। यस सर। मतलब सर 1 डालना, -1 डालना, 2 डालना, -2 डालना, सब एक ही बात है ना। पूरा का पूरा ग्राफ सेम होगा। सेम तरीके से वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। वाई को -y से रिप्लेस कर दे तो भी सारी की सारी इक्वेशन सेम बन के आएगी। ओके, ओके 15 तक कोई डाउट? सर 14 बता दो। सर 11। 11 सर 9th का आंसर सही है, एक बार आप पूछ के बताओ। 9th का आंसर में किसी को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। चलो सर मैं दोबारा नो सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? y इक्वल्स टू mx लाइन है, इट बाइसेक्ट्स एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस लाइन। सबसे पहले तो ये ग्राफ बना लेते हैं। y इक्वल्स टू 1 + 4x - x²। क्या ग्राफ होगा जी इसका? ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। 0 पे आंसर 1 आएगा और ऐसा कुछ ग्राफ रहना चाहिए। ठीक, ओके। फिर आगे क्या लिखा है? x इक्वल्स टू 0 लाइन। x इक्वल्स टू 0 लाइन मतलब ये वाली लाइन, y एक्सिस x इक्वल्स टू 3/2। अच्छा, इसका रूट 3/2 तो नहीं आ रहा? कोई 3/2 तो नहीं आएगा ना। 3/2 पे वैल्यू आ क्या रही है एक्चुअल में? ये 9/4 होगा। 3/2 6 7 पॉजिटिव रहेगा। नीचे की तरफ 3/2 पे x इक्वल्स टू 3/2 ये लाइन है। तो बेसिकली आपको बोला गया है कि अगर ये जो रीजन बन रहा है एंड y इक्वल्स टू 0 व्हिच इज x एक्सिस, ये जो रीजन बन रहा है, ये रीजन का एरिया बाइसेक्ट हो रहा है बाय द लाइन y इक्वल्स टू mx। तो ये एक y इक्वल्स टू mx लाइन है। ये एक ऐसी लाइन है जो कि इस एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इस एरिया को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो ये m की वैल्यू क्या हो ताकि ये इक्वल एरिया बन जाए, राइट? ये क्वेश्चन। यस यस सर। Yes, sir. तो सबसे पहले तो बेटा ये वाला टोटल एरिया निकाल लो, रेड पोर्शन वाला एरिया निकाल ही लो। टोटल एरिया कितना आएगा जी? 39/8. 39 0 से लेके 3/2
तक का इंटीग्रेशन करना होगा इस कर्व का जी, सीधा सीधा 1 + 4x - x² का। इसका आंसर आप क्या कह रहे हो आप लोग? 39 39/8. 39/8। Yes, sir. तो अगर 39/8 आ रहा है तो अब हमें मतलब ये y = mx लाइन इस तरीके से चाहिए ताकि एक तरफ का पोर्शन का एरिया क्या रह जाए, 39/16 हो जाए, राइट? यस अब उसके लिए हम लोग थोड़ा सा ना एक काम करते हैं कि हम लोग ये वाला पॉइंट निकालते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x तो 3/2, y क्या होगा? 19/4 19/4। ओके, तो अगर मैं ये जो y = mx लाइन है, देखो मुझे ना यहाँ पे एक चीज जरूरी है कि ये जो y = mx लाइन है वो मतलब यहाँ से ऐसे पास हो रहा है या यहाँ ऐसे पास हो रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे जज करना पड़ेगा कि मैं किस तरह की कैलकुलेशन करूं जिससे है ना कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए, ठीक है ना? मैं उसके हिसाब से जज करूंगा कि मेरी कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक ये वाला लाइन ड्रॉ करूंगा, मतलब और इसके रिस्पेक्ट में मैं चेक करूंगा कि भी मेरा एरिया अगर डायरेक्टली y = mx ऐसा होता तो जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया 39/60 से ज्यादा है या कम है, वो मुझे चेक करना है। तो बेटा पहले ग्रीन वाला पोर्शन का एरिया निकाल लो आप लोग, जिसमें हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है? 3/2 है। हाइट कितनी है? 19/4 है जी। कितना आंसर आया? 57/16 मतलब ये ज्यादा आ गया है ना, हमें चाहिए था 39/16 हमें चाहिए था 39/16। तो मैं इसको है ना यहाँ पे दोबारा से बनाता हूँ कि भी आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, मुझे y = mx लाइन चाहिए, और आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको डायरेक्टली इसके साथ ज्वाइन कराता तो जो ये वाला एरिया है ये आपका 57/16 बन रहा है जी, लेकिन आपको चाहिए ये 39/16, तो मतलब लाइन को क्या है, थोड़ा नीचे से पास कराना पड़ेगा ना। यस सर लाइन को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, लाइन इसके जैसा नहीं होगा जी, इसके जैसा नहीं होगा, मतलब कर्व को नहीं कट करेगा, वो इस वर्टिकल लाइन को कट करेगा। तो फिर तो बड़ा ही इजी है, मुझे इसका एरिया 39/16 चाहिए, तो बेस मुझे पता ही है, हाइट सीधा सीधा जाननी है मुझे, तो 39/16 = हाफ इंटू बेस 3/2 इंटू हाइट h। तो यहाँ से h कितना आया? 13/4 आ गया। तो सर उसको 3m/2 इक्वेट करें। बिल्कुल, तो ये दोनों रीजन, ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए हैं, तो यहाँ से आपको स्लोप मिलेगी। ओके, यस सर अगर ये एरिया कम आता तो फिर आपका लाइन इधर से पास कराना पड़ता है ना। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर, फिर बहुत लंबी कैलकुलेशन चली जाएगी उसके अंदर। हाँ, कल मैं पहले उससे कर रहा था, बहुत टाइम चला गया था उसके अंदर। इसीलिए पहले ये देखो, टोटल एरिया देखो, और फिर इस चीज को देखो कि भाई जो लाइन है वो वर्टिकल इसके साथ कट करेगा या इसके साथ कट करेगा। अगर इसी के साथ कट करेगा फिर तो जो कैलकुलेशन बन रही है वो तो आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन उसके पहले जैसे इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है ना थोड़ा सिंपल हो गया कि लाइन वर्टिकल लाइन को कट कर रहा था, y = mx वाला लाइन वर्टिकल लाइन को कट कर रहा था, इसलिए हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो गई। सीधा सीधा स्लोप यहाँ से आ गया। स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई थिंक 13/4 अपॉन 3/2 हो जाएगी।
ठीक है ना, 13/6 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला था। Yes, sir. Consider two curves y equals to 1 by x. D1 equals to एक तो 1 बाय एक्स वाला ग्राफ बना लेते हैं। ये 1 बाय एक्स वाला ग्राफ है, ये ln x वाला ग्राफ है। में ये 1,0 पॉइंट होगा ही नहीं। और D1 denotes a region surrounded by C1, C2 and line x equals to 1. x equals to 1 line ये वाली। तो कौन सा रीजन बन रहा है? ये वाला है ना। Yes, sir. This is D2. And D2 denotes the region surrounded by C1, C2, x equals to A. Then the value of A is. तो x equals to A कहाँ पे होना चाहिए? वो x equals to A यहाँ पे होना चाहिए ना, ताकि D2 ये वाला सेगमेंट बन के आ जाए। Yes, sir. देखिए यहां पे x इक्वल टू ए हो नहीं सकता। क्या ये चीज समझ में आ रही है? अगर x इक्वल टू ए Yes. मैंने यहां पे बना दिया, फिर तो जो जो D1 का एरिया था वो तो आना ही आना, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा, तो बराबर कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो बराबर होने के लिए x इक्वल टू ए इस तरफ नहीं हो सकता, जो इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके लेफ्ट में नहीं हो सकता, इसके राइट में ही होना पड़ेगा फॉर इक्वल एरियाज। तो पहले तो बेटा ये एरिया ही निकाल लेते हैं और उसके लिए ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो क्या है, ln x इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। क्या बाय हिट एंड ट्रायल कुछ निकल सकता है? सर इसकी ना जरूरत नहीं पड़ेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, उसको Yes, कुछ भी sir. मान लो वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। सर आप दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकाल भी लोगे ना तो उसका हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। इंटीग्रेशन से करें कैंसिल ही होगा। इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन सही बात है। अगर ये D1 D2 के एरियाज बराबर होने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लो x इक्वल्स टू c पॉइंट है ना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सही बात है कि 1 से लेके c तक का इंटीग्रेशन, जिसमें 1 बाय एक्स वाला ग्राफ ऊपर है, ln x वाला ग्राफ नीचे है, तो 1 बाय एक्स माइनस ln x का ग्राफ का इंटीग्रेशन करना होगा 1 से लेके c तक। और वही एरिया किसके बराबर होगा कि अगर आप c से लेके a तक का इंटीग्रेशन करें, जिसमें ln x वाला ग्राफ ऊपर होगा और माइनस 1 बाय एक्स वाला जो ग्राफ है वो नीचे, राइट। अब इन दोनों को इक्वेट करना है। अब इन दोनों की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ही शिफ्ट कर देंगे और शिफ्ट करके क्या लिखेंगे, 1 टू c 1 बाय एक्स माइनस ln x इंटू dx प्लस, इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस साइन आएगा, लेकिन वो माइनस को मैं प्लस में ही कन्वर्ट कर लूंगा उसके लिमिट्स को इंटरचेंज करके। नहीं अंदर ले जाएंगे भाई 1 बाय। हाँ सही बात है, 1 बाय एक्स उनको इंटरचेंज करने की बजाय माइनस को अंदर ले जाते हैं, है ना। 1 बाय एक्स माइनस ln x बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। लिमिट्स को इंटरचेंज करने की बजाय वो माइनस हम लोग फंक्शन के अंदर ले जाते हैं
और ये अब आप देख सकते हो कि ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 बन गया है डेफिनेट इंटीग्रल का, जिसमें 1 से c का इंटीग्रेशन, c से a का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों को सीधा सीधा क्लब करके मैं लिख सकता हूँ कि 1 से a का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ln x इंटू dx, ये 0 है। तो यहाँ से दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। पहला वाला इंटीग्रेशन ln x आ जाएगा और ln x का इंटीग्रेशन आप बाय पार्ट से कर दो, हो जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ जी, आगे चलते हैं। 20 तक कोई डाउट पेंडिंग? सर 16 सर लास्ट के 2 में डाउट। 16th भी डाउट है सर, समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। फिर मुझे भी 16 में। y लेस देन 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी इनइक्वालिटी है, मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो, इक्वालिटी बना लो। इक्वालिटी बना के इसका कर्व प्लॉट कर लो। क्या आएगा इसका कर्व? पैराबोला। डाउनवर्ड फेसिंग। और इसके रूट्स पता चल लग रहे हैं क्या हमें? एक तो 1 आ जाएगा इसका रूट, यस सर। और दूसरा क्या आ जाएगा? यार -3। -3 माइनस तो ऐसा कुछ ग्राफ इसका रहना है, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये 1 रूट है 1,0, ये -3,0। तो ये तो रही इक्वालिटी। इक्वालिटी के लिए ये वाला ग्राफ बन गया। अब आपको दिया गया है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या? वो ये वाला रीजन, नीचे ठीक है ना। यस सर। यस सर। मैंने आपको क्या समझाया है, जब भी देखो इनइक्वालिटी होती है तो आपने पहले उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। इक्वालिटी में कन्वर्ट करके उसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है, और उसका ग्राफ प्लॉट करके फिर आपने रीजन फाइंड आउट करना होता है। वो रीजन या तो उस कर्व के इनसाइड वाला होगा या कर्व के आउटसाइड वाला होगा। वो अगर आपको डायरेक्टली ऑब्जर्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई वैल्यू डाल के देख लो। जैसे मैं यहाँ पे ओरिजिन डाल सकता था, ओरिजिन डाल के देख लो यहाँ पे, ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा इसको। मतलब इस कर्व का इस तरफ का जो पोर्शन है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। तो ये तो रहा सेकेंड इनइक्वालिटी। अब पहले क्या है, लेस देन जो y है वो ग्रेटर देन 0 भी दिया है, तो वहां से हम लोगों को क्या पता लग जाएगा? सिर्फ ऊपर वाला। ये वाला रीजन रह गया, ठीक है ना। ये वाला रीजन आ गया है। एंड x इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है? अभी ये पोर्शन हट गया, राइट वाला ही रह जाएगा। ठीक है। इसका एरिया निकालना है, मिल जाएगा ये तो। हाँ जी ध्रुव, अर्शिता, यस यस सर। सर हो जाएगा। ये टफ नहीं है। आप लोग इनइक्वालिटी का वर्ड देख के ही बस घबरा रहे हो। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। मैंने आपको क्या बोला है कि भाई इक्वालिटी बनाओ, इक्वालिटी लिख के उसका ग्राफ बनाओ, फिर आप उसके रिस्पेक्ट में रीजन देखो जो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। और उसके लिए बेस्ट है कोई भी एक पॉइंट लोकेट कर लो। कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस रीजन में जो दिख रहे होंगे, आप उनके कोऑर्डिनेट्स डाल के देखो। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वही वाला रीजन, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑपोजिट रीजन। चलिए आगे चलते हैं। 20 तक और कोई डाउट क्या है? सर 19 सर 19 17 सर इसमें सेकंड कर्व नहीं दिया, मतलब लाइन ही है।
हाँ वो लाइन है सर x equals to 1 by बाकी आगे एक सेकंड, चलो मैं ग्राफ बनाता हूँ तभी पता लगेगा। y equals to x, इसका सर आंसर गलत आ रहा था मेरा। यस सर गलत आ रहा था आंसर। positive x axis, सीधा सीधा इस पे तो इंटीग्रेट ही करना होगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ है कोई स्टैंडर्ड ग्राफ तो है भी नहीं, ग्राफ बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो कुछ ऐसा मान लो रैंडम ग्राफ बना लो इसका। यस तो ये x इक्वल्स टू 1 बाई ई लाइन है, ये x इक्वल्स टू ई लाइन है, ये आपका कर्व मैंने बना लिया y इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस ln x। और आपको एरिया पूछा गया है कौन सा वाला, ये वाला, ये fx x equals to 1 by e, x equals to e and positive x axis, ये एरिया पूछा गया है। तो सीधा सीधा आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका तो बेटा सीधा सीधा यही है। हाँ, इसमें एक चीज हम लोग देख लेते हैं। ओ, dy by नेगेटिव dx साइड में भी आएगा ना, नेगेटिव साइड में भी आएगा। जब आपका x 1 से ज्यादा होगा, नहीं 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 नहीं, 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 e से सर, ज्यादा होगा तब ये नेगेटिव आता है। अब क्योंकि 1 बाई से e तक है, फिर तो ये ठीक है ठीक है ठीक है, सही सही। सर इसमें से पार्ट को करके आंसर आ रहा था, मतलब यस सर ये वाला इंटीग्रेट करके। हाँ, सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर लेना, इसी से आंसर आना चाहिए। यस यस इस क्वेश्चन में और तो कोई ट्विस्ट नहीं है। सीधा सीधा ग्राफ थोड़ा बनाना टफ है क्योंकि स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, लेकिन आप इसके लिए सिर्फ इतना जज करिए कि ये 1 बाय ई से लेके ई तक हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव। सिर्फ इतना जज कर लीजिए, ये हमेशा 1 बाय ई से लेके ई तक पॉजिटिव है। अगर ये बीच में किसी पॉइंट में नेगेटिव होता है, मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए नेगेटिव होता है, फिर आपको थोड़ा सा उस पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर वहां पे आपको जो इसका एरिया है पॉजिटिव साइड के लिए अलग इंटीग्रेशन करना होगा, नेगेटिव साइड के लिए अलग से इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है ना। लेकिन ये क्वेश्चन में हमेशा ही पॉजिटिव है, तो आपको वो भी कुछ है नहीं। वरुण हो जाएगा अब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग कह रहे हो, तो gx be the inverse of bijective mapping fx, area bounded by the graph of gx and सर इसमें डेफिनेट की इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से। हाँ, इनवर्स वाली वाले केस से आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा ये भी जानना पड़ेगा कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर वो जो इनवर्स वाला प्रॉपर्टी मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में कराया है, वो वाली प्रॉपर्टी तो कब वैलिड है, मतलब वो वाली प्रॉपर्टी तो क्या बता रही है, वो प्रॉपर्टी तो सिर्फ इंटीग्रेशन की वैल्यू बता रहा है, वो एरिया नहीं बता रहा। एरिया इंटीग्रेशन के बराबर कब होगा, जब ये हमेशा पॉजिटिव भी होगा। ओके, यस तो अगर ऐसा है हमेशा पॉजिटिव है, फिर तो वो प्रॉपर्टी सीधा सीधा आंसर बता देगी। अगर नेगेटिव है फिर आपको थोड़े बहुत चेंजेस भी करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ जी एक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल्स टू 5। एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल्स टू 0 लाइन, और ये ग्राफ अगर आप देखो ना, ये ओरिजिन से पास करेगा ही करेगा। पहले तो बेटा एफ एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, ओरिजिन से वो पास कर ही रहा है, तो ऐसा रैंडम सा ग्राफ बना लिया मैंने।
और ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 5 वो gx के लिए बोला गया है g ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी? 1 1 होगी क्या? तो f ऑफ 1 की वैल्यू 5 है तो इसका मतलब g ऑफ 5 आपका 1 हो जाएगा। होगा ऐसा? यस सर। तो अगर मैं ये fx का ग्राफ बना रहा हूं और ये 0 से 1 तक ही रह रहे हैं तो gx ग्राफ इसका मिरर इमेज हो जाएगा। मान लो कुछ ऐसा है, तो ये y इक्वल्स टू x लाइन है। सीधा सीधा वो प्रॉपर्टी लग जाएगी आपकी, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव एरिया आएगा, सीधा सीधा लग जाएगी, क्योंकि ये कोई भी नेगेटिव साइड में आने वाला नहीं है। इसमें जो पॉइंट्स आपके आएंगे वो एक तो 0 आएगा, एक 1 आएगा। Yes. 0 to 1 fx, 0 पे आउटपुट भी 0 है, 1 पे आउटपुट 5 है। Oh. b into f of b which is 1 into 5 minus a into f of a। For 5. सर वो प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट बता दोगे एक बार? प्रॉपर्टी है बेटा a इंटू एफ एक्स का इंटीग्रेशन a टू b प्लस उसके इनवर्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम f ऑफ a टू f ऑफ b, ये बराबर होता है b इंटू एफ ऑफ b माइनस a इंटू एफ ऑफ b। ये फॉर्मूला है। एरिया के क्वेश्चंस में इसे अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमेशा जो भी एरिया बन के आए वो पॉजिटिव एरिया ही बन के आए, ताकि इंटीग्रेशन और एरिया दोनों बराबर बन जाए। ये थोड़ा इंश्योर करना था, तो वो हमने इंश्योर कर लिया कि भाई एफ एक्स के लिए जो लिमिट्स हैं वो 0 से 1 आ रहे हैं, जी एक्स के लिए लिमिट्स 0 से 5 आ रहे हैं। तो ग्राफ कहीं पे भी नेगेटिव साइड में जा ही नहीं रहा, एफ एक्स का ग्राफ पॉजिटिव साइड में ही रह रहा है, तो अकॉर्डिंगली जी एक्स का ग्राफ भी पॉजिटिव साइड में ही रह रहा है। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है सीधा सीधा एरिया बता देगी। हाँ जी, इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप कैलकुलेशन कर लेंगे आगे। Yes, sir. तो ये कंप्लीट है। हाँ जी, ये कंप्लीट है, नहीं कुछ डाउट? Yes. यस सर। ओके। चलिए, बाकी जो आपका एक्सरसाइज 1 है इसका डिफरेंशियल का, तो वो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग इसके मल्टी करेक्ट कर सकते हो? इसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम ही है। यस सर। अभी कर लेते हैं। कर लेंगे सर। यस सर अभी अभी तो चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। एरिया वाले भी कर सकते हो क्या, मल्टी करेक्ट वाले? मतलब मैंने पहले Yes. देखा नहीं कि क्वेश्चंस काफी लिमिटेड है, ये तो मैं पहले ही दे देता। तो आप लोग कोशिश करिए कि ये जो मल्टी करेक्ट वाला सेगमेंट भी है ना, उसको भी दोनों का कर लो, एरिया वाला भी और डिफरेंशियल वाला भी। तो पहले तो कल की क्लास में हम लोग सिंगल करेक्ट वाला सेगमेंट डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो टाइम बचेगा है ना, जितना आप लोगों ने किया होगा उतना हम लोग मल्टी करेक्ट वाले सेगमेंट का भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी अभी की क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं।
क्वेश्चन लिखिए बेटा। करिए बेटा सॉल्व इसको। √3 minus pi by 2. देखते हैं बेटा क्या आंसर सही है। प्रणव सही है आंसर। आर्यन सही है। दिव्यांश सही है। ध्रुव गलत है।
पंजे बटा कैसे करेंगे? अरे एक सर बस मिनट 1 मिनट रुक ओके। गलती पता लग गई, 1 मिनट। हम्म। सर एक बारी सी के कोऑर्डिनेट्स दोबारा दिखा दो। वरुण सही है बेटा आपका आंसर। सी के कोऑर्डिनेट्स 1,√3 है। ध्रुव गलत है, सानिध्य गलत है, रजत गलत है, लक्ष्य गलत है, वरुण सही है बेटा आपका आंसर, अर्शिता सही है। चलिए बेटा डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये जो तीनों पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो क्या आप इनसे ये जजमेंट लगा लोगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं? यस सर। ये ए पॉइंट है ओरिजिन, बी पॉइंट है 2,0, सी पॉइंट है जी 1,√3। फिर वैसे ही होगा, 3 सर्कल बनाएगा ये। यस सर 3। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब इसमें आगे जो सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें पी का बारे में बोला गया कि पी इस तरीके से मूव कर रहा है ताकि मिनिमम ऑफ पी सी बी पी बी एंड पी ए इज 1। मतलब उस पी पॉइंट का बी से डिस्टेंस, सी से डिस्टेंस और ए से डिस्टेंस, इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए। मतलब इन तीनों में से जो सबसे छोटा भी होगा ना, जो सबसे छोटा होगा वो 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बी को एक सेंटर मान के एक सर्कल बनाएंगे विद रेडियस 1 यूनिट। तो वो कुछ ऐसा बन के आएगा, बी को सेंटर मान के और 1 यूनिट रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे। उससे होगा क्या, ये वाले जो इस सर्कल के ये जो इनसाइड वाले पॉइंट्स होंगे, ये वाले पॉइंट, ये सारे पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि इन पॉइंट्स पे देखो, इस बाउंड्री पे इस पॉइंट का इस बाउंड्री पे जो डिस्टेंस है बी से वो तो 1 रहेगा, लेकिन जब मैं इसके अंदर चला जाऊंगा तो फिर बी से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 से छोटा आ जाएगा ना। सर यही गलती कर दी, बाउंड्री के अंदर वाले पॉइंट ले लिए। हाँ जी, सबको ये बात समझ में आ रही है? ये इनसाइड वाले पॉइंट्स आपने कंसिडर नहीं करने हैं, क्योंकि इनसाइड वाले पॉइंट्स अगर आप कंसिडर कर लेंगे तो उसमें होगा क्या कि वो वाला पॉइंट बी से अब डिस्टेंस 1 यूनिट से भी छोटा दे देंगे, तो फिर ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। पीबी सबसे छोटा डिस्टेंस हो जाएगा और वो उसकी डिस्टेंस की वैल्यू अब 1 भी नहीं है, 1 से भी छोटी आ जाएगी। तो ये वाले पॉइंट्स इनसाइड वाले पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब ए को सेंटर मान के उसके रिस्पेक्ट में भी सर्कल बना लेंगे, ये बन जाएगा। तो इसमें भी सेम बात, ये वाले जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट आप कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि इन पॉइंट्स का ए से डिस्टेंस 1 यूनिट से छोटा हो जाएगा। तो फिर से ये वाली जो कंडीशन आपको दी गई है, मिनिमम ऑफ पीसी पीबी पीए वो 1 होना चाहिए, मतलब इन तीनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है मिनिमम डिस्टेंस 1 तो होना ही चाहिए, तो फिर वो वाली कंडीशन होल्ड नहीं कर पाएगी। सेम चीज हम लोग सी से सेंटर मान के फिर से 1 यूनिट रेडियस का सर्कल बनाएंगे,
तो वो इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे कट करेगा। रीजन बीइंग कि टोटल लेंथ 2 यूनिट थी, अब 1 यूनिट रेडियस का सर्कल बना रहे हो तो फिर वो बाउंड्रीज है ना जस्ट एक दूसरे को पॉइंट को टच करेगी, तो ये वाले पॉइंट पे हम लेने नहीं है। तो पी आपके लिए बेसिकली कौन सा पॉइंट हो गया, ये ऐसा वाला पॉइंट हो गया। ओके यस सर। तो अब इस रेड जो रीजन है उसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। टोटल ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए है 2 यूनिट तो 2 स्क्वायर माइनस ये वाले जो क्रॉस क्रॉस किए गए हैं उनका अपने एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारे के सारे एंगल 60 डिग्री हैं, तो हर एक सेक्टर का ना, हर एक सेक्टर बन रहा है बेसिकली, तो हर एक सेक्टर का एरिया कितना होगा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 1 I/6 हो जाएगा इंटू 3, क्योंकि 3 सेक्टर बन रहे हैं तीनों के दोनों 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अल्टीमेटली आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, √3 - π/2। हाँ जी, सबको ये सोल्यूशन समझ में आया है? यस सर। सर अगर इसमें ही डिस्टेंस है जो पॉइंट से नहीं लाइन से दिया होता तो हम कैसे करते हैं, मतलब तो ये सब बन ही नहीं उसके पाता। ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा, फिर आपको समझ में आएगा। ओके सर। सर हाँ जी, सर जो पैकेज है ना उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट के आंसर की नहीं दी हुई, वो एरिया वाली शीट की वापस से दी हुई है। रिवीजन पैकेज में। हाँ जी सर। यस ओके, यस सर। तो फिर एक एक सॉल्व करके देखना पड़ेगा। आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, अभी एकदम से तो कैसे है इसका आंसर नहीं बन पाएगा, तो कुछ दिक्कत लगेगा तो आप लोग पूछ लेना। ये तो एक काम करें ना, सब लोग अपने अपने आंसर की बना लेना, और एक एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर की है ना डिस्कस कर लेंगे, बाकी सबका भी सेम आएगा तो वही आंसर की हो जाएगा, ठीक है ना। यस। करिए बेटा सर।
आर्यन सही है। प्रणव सही है। सानिध्य गलत है। सानिध्य गलत है। रितीश गलत है। हाँ जी बेटा, कैसे होगा? सर 1 मिनट। ओके।
रितेश गलत है। ध्रुव गलत है। हाँ जी बेटा, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप सर्कम सर्कल बना लो और उस सर्कम सर्कल के ऊपर पॉइंट्स लोकेट कर लो हेक्सागन के। ये सर्कम सर्कल, उसका सेंटर और रीजन ले लो। ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम लोग इससे सर्कम सर्कल और का सेंटर और रीजन और रेडियस 1 यूनिट दे रहे हैं। रेडियस का 1 दिया ही था। और साथ में इस ये हेक्सागन का सर्कम सर्कल है, इसका मतलब क्या है? हेक्सागन के जो 6 वर्टिसेस होंगे वो उसी सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। यस तो अब उन पॉइंट्स को भी रैंडमली सिलेक्ट करने की बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं एक पॉइंट 1,0 ले लेता हूँ और बाकी के सारे पॉइंट्स अकॉर्डिंगली ले लूंगा। इस तरीके से सारे पॉइंट सिलेक्ट कर लिए जाएंगे और क्योंकि रेगुलर है इस वजह से ये सारे के सारे एंगल क्या होंगे? 60 है ना, सारे के सारे एंगल 60 होंगे। तो बेटा ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? cos 60 sin cos 60 Cos sin 3 by 60। 2 half. Yes. इसके कोऑर्डिनेट्स cos 120 sin 120। इसके cos 180, सीधा सीधा -1,0 भी बोल सकते हो, सिंपल है। इसको cos 240 sin 240। सिमिलरली ये cos 300 sin 300। तो ये है भी सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल, तो इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपको सिंपल टर्म्स में ही मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप हेक्सागन के 6 के जो 6 पॉइंट्स है ना, उनको आप सिंपल टर्म्स में एज्यूम कर लो। अब जिस पॉइंट के लोकस के बारे में बोला गया है उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप h, k मान लो, जैसा आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते ही हो। इसके कोऑर्डिनेट्स p, h, k माने तो अभी इसका हर एक से डिस्टेंस का स्क्वायर क्या लिखा है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंसेस। हर एक पॉइंट से डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो उनका सम 24 के बराबर दिया है। दैट मींस h का 1,0 से डिस्टेंस, सॉरी h, k का 1,0 से डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पहले डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। फिर दूसरा पॉइंट cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। ये sin 60 √3/2 होता है, तो h माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ये दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। तीसरे पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर क्या रहेगा? तीसरा पॉइंट h यहाँ पे माइनस हाफ हो जाएगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट माइनस हाफ हो जाएगा, y √3/2 ही रहेगा, तो h प्लस हाफ का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ये तीसरे पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर चौथे से h प्लस 1 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर, k -0, इसको मैं डायरेक्टली स्क्वायर लिख दिया। फिर पांचवा पॉइंट h प्लस हाफ, k प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। फिर जो 6 पॉइंट है उसका भी h माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस k प्लस √3/2 इक्वल्स टू 20। तो जब आप इसका लोकस, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा ये एक लोकस सर्कल बन के आएगा, और जब वो सर्कल मिल गया तो उसका रेडियस पता लग जाएगा, तो रेडियस पता लग गया तो सीधा सीधा आप उसका एरिया निकाल। तो मेन बात इसमें ये थी कि आपने इस क्वेश्चन में इस पी पॉइंट का लोकस निकालना।
लोकस एक सर्कल बन के आएगा, इस वजह से उसके बाद जो एरिया वाला पोर्शन है, एरिया वाला निकालने वाला पार्ट है, वो तो बड़ा इजी है। ओके, क्लियर है? सर हाँ जी। सर इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे करते हैं कि हर वर्टेक्स से x डिस्टेंस पे जाकर एक सर्कल बना देते एक्स मतलब पहले ही सोच लिया था कि मतलब लोकस एक सर्कल ही आएगा अगर एक पॉइंट से, मतलब काफी सारे पॉइंट से अगर एक ही डिस्टेंस को लाना है, तो अगर हम x डिस्टेंस पर जाकर एक सर्कल बना देते तो फिर 6x² को 24 से इक्वेट कर देते, तो वहां से हमारे पास x की नहीं। वैल्यू से रेडियस नहीं आ जाता? नहीं, अगर मैं मान लो कि ये पी पॉइंट है, ठीक है, आप इसका फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस एक्स बोल रहे हो, तो क्या सबसे डिस्टेंस एक्स ही होगा? वो जो सर्कल मिलेगा उसका एक सेंटर होगा, वो उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा ना, हर एक वर्टेक्स से तो नहीं इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा ना। और जो पी पॉइंट है वो सेंटर नहीं है, वो तो लोकस है, वो तो सरकमफेरेंस है। सर आंसर 23 पाई है। देखते हैं आंसर, बात करते हैं। सानिध्य, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये जो पी पॉइंट है वो तो सरकमफेरेंस की बात कर रहा है। अब इस पी पॉइंट से तो इन 6 के 6 वर्टेक्स का डिस्टेंस बराबर नहीं होने वाला ना। ना तो ये 6 वर्टेक्स सेंटर बन रहे हैं, ना ये पी सेंटर बन रहे हैं। ओके, तो इसका जो रेडियस है बेटा वो √3 आ रहा है, तो जो एरिया आपको मिलेगा वो 3 पाई है। ओके, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, एरिया आपका 3 पाई आएगा। इसकी कैलकुलेशन आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिए बेटा सॉल्व इसको।
सर सी के कोऑर्डिनेट्स बता दो। 3,4। आर्यन बेटा आंसर गलत है। शिवम गलत है।
प्रियंका सही है। देखिए इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर सकते हो भले ही, जिससे भी एक क्वेरी आई है। ये जो जो भी रीजन है वो इनसाइड द रेक्टेंगल ही कंसीडर करना है। आई थिंक इनसाइड द ट्रायंगल, सॉरी इनसाइड द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के बाहर वाला कोई पॉइंट नहीं कंसीडर करना। अस्पन सही है बेटा आंसर, वरुण गलत है। गोविंद सही है। सर पैकेज के बारे में सर एक चीज पूछनी थी। बेटा बाद में क्लास के बाहर से पूछना, ठीक है ना। नहीं सर, बस यही पूछना था कि एक क्वेश्चन में टाइम कितना लगना चाहिए सिंगल करेक्ट में। ऐसा कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, क्वेश्चन का टफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। एक स्टैंडर्ड को आंसर क्या बोलेंगे। अच्छा, अगर 7-8 मिनट या 10 मिनट तो तक क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको छोड़ दो, फिर आगे बढ़ जाओ। ऐसा भी नहीं है कि भी आप लगे लगे पड़ेंगे। नहीं सर 5-6 मिनट तो लग ही जा रहे थे। मतलब ऑन एन एवरेज 10 मिनट का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 मिनट तक आपको कुछ भी समझ नहीं आया कि उसमें क्या करना है, आप उसको सीखो, ठीक है ना। ठीक है। शिवम गलत है, लक्ष्य गलत है, ऋषभ गलत है जी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। नंदिनी गलत है, ऋषभ गलत है, अभी भी लक्ष्य गलत है जी। चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये रेक्टेंगल फॉर्म कर लेते हैं। ए पॉइंट आपको -3,0 दिया गया है, बी पॉइंट आपको 3,0 दिया गया है, सी पॉइंट 3,4 दिया गया है, और डी पॉइंट -3,4 दिया। और पी पॉइंट के बारे में आपको बोला गया है कि वो पी पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है ताकि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो, ये वाली कंडीशन। मतलब उस पी वो पी पॉइंट ऐसा होगा कि उसका ए बी से डिस्टेंस बाकी तीनों साइड्स के डिस्टेंस से छोटा रहे। ए बी लाइन से डिस्टेंस बाकी तीनों साइड्स के डिस्टेंस से छोटा रहे, ये जरूरी है। ठीक, तो देखो जब साइड से डिस्टेंस की बात आती है, साइड से डिस्टेंस की बात आती है तो आपने बनाने होते हैं एंगल बाइसेक्टर।
जैसे अगर आप P पॉइंट को इस तरीके से कंसिडर करें, और देखो इनइक्वालिटी में हमेशा पहले हमें इक्वालिटी के बारे में सोचना होता है ना? वो भी हमने बात किया ही हुआ है कि जब भी आप इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हो तो उसके पहले इक्वालिटी देखो कि अगर मुझे इस P पॉइंट को इस तरीके से कंसिडर करना है कि भाई वो उसका DA से डिस्टेंस और AB से डिस्टेंस बराबर हो, तो वो P पॉइंट कहाँ पे लिया जाएगा? इसके एंगल बाइसेक्टर पे। और इसका अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 45 डिग्री एंगल बनना ही बनना है, क्योंकि 90 डिग्री है रेक्टेंगल पे एंगल, है ना? सर क्या वो ये बात उसके समझ में आ रही बीच है? से सर पास करेगा। क्या? सर वो पास करेगा सर उससे, वो जो जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे पास करेगा? यहाँ पे थोड़ी पास करेगा। ये हाइट 4 है, नहीं 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 करेगा, नहीं करेगा। ये भी 4 होना चाहिए, नहीं करेगा, ठीक है ना? तो ये एंगल बाइसेक्टर की। हाँ जी, क्या सबको ये बात समझ में आई है कि अगर P पॉइंट यहाँ पे होगा, इस एंगल बाइसेक्टर पे होगा, तो DA से डिस्टेंस और AB से डिस्टेंस बराबर हो। तो अब अगर आपको AB से डिस्टेंस DA से छोटा चाहिए तो उसके रिस्पेक्ट में फिर रीजन क्या बन गया? ये वाला रीजन बन गया। क्या इतना क्लियर है? मुझे AB से डिस्टेंस सबसे कम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं तीनों से पहले मैंने DA से डिस्टेंस कम कम करने का है ना, वो डायग्राम बना लिया, वो एरिया लोकेट कर लिया। अब BC से डिस्टेंस कम करने की बात करूंगा। AB का उस P पॉइंट का डिस्टेंस AB से छोटा हो कंपेयर टू BC, तो BC के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसके लिए भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा? इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा जिसपे वो बराबर होंगे। तो ये एंगल बाइसेक्टर आपका ऐसा होंगे, वो यहाँ से जरूर पास करेंगे। तो मतलब इन पॉइंट्स पे आपका जो एरिया है, जो जो P पॉइंट है, वो उसका दोनों साइड से डिस्टेंस बराबर होगा, AB से भी और BC से भी। तो आपका रिक्वायर्ड रीजन अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंपेयर टू BC। मतलब हमें इस तरफ का रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि उसका AB का डिस्टेंस BC से छोटा रहे, और CD से डिस्टेंस भी छोटा हो। तो अब मतलब AB से डिस्टेंस छोटा हो कंपेयर टू CD, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? एक पैरेलल लाइन ऐसी ड्रॉ कर देंगे, 0,2 से नीचे ऐसी लाइन बना देंगे, तो मतलब इस तरफ होना चाहिए। तो फाइनल जो हमारा रीजन आ गया, तो तीनों का कॉमन है, तो ये है। ये रीजन, इस रीजन का ये, जिसमें अब ये क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हैं तो बड़े आराम से आप इन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये 45 डिग्री एंगल होने वाले हैं, तो ये आपका 2 यूनिट होगा, तो ये भी 2 यूनिट होगा जी। सिमिलरली ये भी 2 यूनिट, 2 यूनिट, टोटल एक 6 यूनिट था, तो ये भी 2 यूनिट। ट्रेपेजियम का एरिया कितना बन गया? हाफ, दोनों बेसिस का एडिशन। बेस कितना है? नीचे वाला 6 है, ऊपर वाला 2 है, इंटू हाइट 8। ये समझ में आया सोल्यूशन? सबको समझ में आया है? यस सर। शिवम, आपको पता लगा कि भाई लाइन से डिस्टेंस आएगा तो क्या करना है? यस सर, पता लग गया। देखो अगर तो वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है फिर तो आपने एंगल बाइसेक्टर बनाना, और अगर पैरेलल है फिर उन्हीं के पैरेलल लाइन बना दो,
और जो जो उनके है ना दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो पैरेलल लाइन, तो वहां से कंपेयर कर लो डिस्टेंस। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के एक दो क्वेश्चन आज करते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे। बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? आर्यन सही है। ध्रुव सही है। सर एक मिनट स्क्रीन ऊपर कर दोगे, मेरे पिछला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन में कुछ देखना होगा। ये क्वेश्चन लिखना क्या, कौन सा चीज? नहीं सॉल्यूशन देखना सर मेरे को। गौरव सही है। ये सर करना नीचे। हर्षिता सही है।
हाँ जी बेटा, कैसे करना है इसको? आर्यन कैसे किया था? आर्यन मल्होत्रा। सर सॉल्यूशन शेयर कर दूं? शेयर नहीं बेटा, ऐसे ही बता दो। सर पहले लिखेंगे dy1 प्लस dy1 बाई dx प्लस fx ओके टाइम्स y1 इक्वल्स टू rx। ओके फिर लिखेंगे dy2 बाई dx प्लस fx y2 इक्वल टू rx। ओके फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ओके। बिल्कुल ठीक है जी। y1 जो है, y1 एक्स भी इस फंक्शन का सोल्यूशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दिया गया है, तो y1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। y2 भी इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन दिया गया है, तो मतलब y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब y1 प्लस y2 की बात चल रही है कि y1 प्लस y2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए आप सीधा सीधा इन दोनों को ऐड कर दो। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म ऐड अप होके क्या बन सकते हैं? इनको ऐसा लिखा जा सकता है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एफ एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई, और ये दोनों टर्म ऐड अप होके 2 टाइम्स आर एक्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब अगर इस y1 प्लस y2 को मैं रिप्लेस कर दूं y से, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई y1 प्लस y2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? कह सकता हूँ ये? हाँ जी, समझ में आया? यस सर। यस नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। सर हाँ जी। सर मतलब हमने x को ऐसे मतलब हमने y की जगह y1 डाल दी, पर x हमने वेरिएबल ही रखा, तो ये कैसे जस्टिफाइड है? एक्स तो बेटा वेरिएबल ही रहेगा ना। आप फंक्शन को समझो कि y की जगह अगर मैं y1 डाल दूं तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग देखो, जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो, आप क्या निकालते हो? y की वैल्यूज ही तो निकालते हो ना। अब वो y की वैल्यूज x के टर्म्स में आ रही होती है। बात समझ में आई क्या? यस अगर सर। आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हो कि भी आप वहां से एक फैमिली ऑफ कर्व निकाल रहे हो, और उस फैमिली ऑफ कर्व में y का x के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि भाई y का एक रिलेशन y1 है, ठीक है ना। तो मतलब y की जगह y1 डालने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो वो y1 क्या है? मतलब वो अल्टीमेटली वो y1 x के टर्म्स में ही तो कोई ना कोई फंक्शन आया हुआ होगा ना। ओके यस सर। अब यहाँ पे है ना, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप इसको ऐसे सोचो कि भी x फॉर द टाइमिंग एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। हम हमें जो इक्वेशन दी गई है वो y के सोल्यूशन निकालने हैं, y के रूट्स निकालने हैं। अब वो रूट्स x के टर्म्स में आएंगे, तो अगर x के टर्म्स में आएंगे मतलब x फॉर द टाइमिंग एक है ना कांस्टेंट की तरह हम लोग सोचा जा सकता है। तो y के जो रूट्स आ रहे हैं वो जहां जहां पे y है वहां वहां पे वो y की जगह वो वाली वैल्यू डाल देंगे, ठीक है।
यस सर। काम करो, इस क्वेश्चन को ना लिख लो, अभी नोट कर लो, इसको हम लोग कल कर लेंगे। इसको हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग पहले तो वो जो पैकेज रिवीजन पैकेज है उसके सारे के सारे सेगमेंट डिस्कस करेंगे, और फिर ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर और टाइम बचेगा तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डिफरेंशियल इक्वेशन पे करेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल के भी मल्टी कर देंगे। हाँ, डिफरेंशियल के भी मल्टी करने हैं, एरिया के भी मल्टी करेक्ट, डिफरेंशियल का भी मल्टी करेक्ट, और डिफरेंशियल का सिंगल करेक्ट। यस सर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।